मास असिस्टेंस एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि क्या पूरी क्लास को किसी ने प्रॉम्प्ट किया है। कई बार हम लोग को, जैसे हम लोग भी फील्ड पे जाते हैं, हमें बोला जाता है कि ना हम बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे ना हम टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि वो दोनों अपने एनवायरनमेंट में जैसे रहते हैं वो वैसे ही रहकर क्वेश्चंस को खुद आंसर करें। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं बच्चों को कितना आता है और हम बच्चों को कितना हेल्प करने की नीड है। टारगेट क्या है हमारा कि हम बच्चे के डायग्नोस करें कि उनका लर्निंग लेवल क्या है और फिर उसको आगे ले जाकर सही करें। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा आया, अभी तक आप लोग ने सुना होगा, हम लोग ने कितने चेक्स किए कि मिसिंग डिटेल्स थी तो उन्हें हटाई, कोडिंग गलत हुई थी तो उन्हें क्लीन करवाया, फिर हमने अपने क्वेश्चंस देखे कि हमारे क्वेश्चंस में तो कोई गलती नहीं थी, तो हमने वो एरर पहले ही रिमूव कर दिया, अगर याद होगा आपको। हम लोग ने लास्ट में लो परफॉर्मेंस चेक किया था, तो हमने अपनी गलतियां पहले ही सुधार के हटा दी हैं कि अगर कोई गलती थी, कोई क्वेश्चन हमसे गलत चला भी गया तो उसको हटाओ, बच्चे को उस बेसिस पे नहीं चेक करेंगे। लास्ट में हम चेक करते हैं कि क्या ऐसी संभावना थी कि कुछ उन्हें सपोर्ट मिला या बच्चों को मिसकंसेप्शन है, तो हम ऐसे करके क्वेश्चंस हाईलाइट करते हैं। तो यही सेम डेटा दोबारा आपके पास आ जाएगा। इसमें हम लोग नवनीत जी ने बोला था कि यहाँ पे इजी क्वेश्चन है तो सभी बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, जो कि नॉर्मल पैटर्न है। क्वेश्चन अगर इजी होगा तो बच्चे ऑब्वियसली ज्यादातर क्लास के उसे सही आंसर कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को इजी टू डिफिकल्ट, मतलब आसान से कठिन तक पूरा ऐसे अरेंज कर देते हैं। जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर इजी क्वेश्चंस होंगे, और जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करेंगे क्वेश्चंस डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो पैटर्न क्या होना चाहिए, जो इजी क्वेश्चंस होने चाहिए वहां पे ज्यादा बच्चों का सही रिस्पांस आना चाहिए, और जैसे जैसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाए वहां पे बच्चों का रिस्पांस कम होता जाना चाहिए, राइट। फिर दूसरा हम देखते हैं कि बच्चों ने कैसे किया, तो हम लोग उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं सही आंसर्स को, व्हाइट कलर जिन पे गलत है। फिर ये है सीरियल नंबर, जो कि बच्चा के कितने बच्चे थे एक क्लासरूम में बैठे हुए। जब मैं बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि दो अलग अलग क्लासरूम में बैठे हो, पर हम एक क्लास को लेते हैं कि एक क्लास में कितना बैठा था। तो ये आपको शीट समझ आए कि इसमें हो क्या रहा है, और हम तुरंत देखकर बता पा रहे हैं कि क्या मास असिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। हम वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको चेक कैसे करते हैं, सिर्फ इसी को टेबल को देख के नहीं, इसके लिए हमने दो तरीकों की बात की है। तो पहले तरीके में हम ये देखते हैं कि बच्चे गलत आंसर पे कितने सिमिलर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हम लोग ने अगर बात करें तो अभी इसी डेटा में देखा था कि गलत आंसर पे बहुत ज्यादा सेम है। अगर देखें यहाँ 29, 18, 22 सबने गलत आंसर किया है, और बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी, सबने बी किया है, बी किया है, इधर ए किया है। तो मैं सबसे पहले जाके क्वेश्चन देखूंगी, क्वेश्चन पढ़ूंगी कि क्या बच्चों को वो मिसकंसेप्शन है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ बच्चों को मिसकंसेप्शन है और बी वाला ही चांसेस है कि ले सकते हैं, तो तब मैं बोलूंगी ओके, यहाँ तो मिसकंसेप्शन था तो इसीलिए बच्चों ने सिलेक्ट किया, दिस इज ओके। ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस हाईलाइट करते हैं, उसे बोलते हैं रॉन्ग आंसर सिमिलैरिटी। ये वाला पॉइंट आपको समझ आया कि हम लोग गलत आंसर में कितने सिमिलर बच्चे आंसर रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, उसको चेक करते हैं। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर आप, जब हम ये लार्ज स्केल असेसमेंट की बात करते हैं, राइट, हम लोग एक क्लासरूम की नहीं बात करते हैं, एक स्कूल की नहीं बात कर रहे होते हैं, हम ज्यादातर एक पूरे लार्ज स्केल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक पूरा स्टेट टेस्ट हुआ होता है। स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक से लोग बच्चों को हम टेस्ट करते हैं, राइट। अब आप सोचिए कि एमपी स्टेट का एवरेज परफॉर्मेंस आ रहा है 70% किसी एग्जाम में, राइट। तो
एमपी स्टेट के जो बाकी स्कूल्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस लगभग कितनी होनी चाहिए? We didn't get your point. जी शंकर जी, आपका पॉइंट समझ नहीं पाया मैडम, प्लीज रिपीट अगेन। तो अगर एमपी के सभी स्कूलों को मिलाकर एवरेज परफॉर्मेंस, मतलब उनका एवरेज लिया कि अगर हम बोले एमपी स्टेट में हम लोग ने 2000 स्कूलों में बच्चों को टेस्ट किया और बच्चों की एवरेज परफॉर्मेंस क्लास 5 के मैथ्स पेपर में आई 70%। तो अब बोलती हूँ मैं, एमपी में भोपाल में एक स्कूल है, उसकी परफॉर्मेंस आइडियली कितनी आनी चाहिए, मतलब अंदाजन कितनी होनी चाहिए कि वो एमपी के उससे मैच करे? 80 या 90 के आसपास होना चाहिए मेट्रो सिटी के हिसाब से, अर्बन के हिसाब से। नहीं, वो आप बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड, मैं पूछ हाँ रही हूँ। एक्सपेक्टेड। अच्छा अच्छा, ऐसे बात करते हैं। एक क्लास में 65 to 75। सो मेरा जो आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं था, लेट्स एक बार मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप की, आम रखे हैं एक गुच्छे में सारे, है ना, तो वो ज्यादातर टोकरी में आम अगर एक ही पेड़ के आए हुए हैं तो टेस्ट में आगे पीछे सब एक बराबर होने चाहिए। यस मैम। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए परफॉर्मेंस में जब हम लार्ज स्केल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सैम्पलिंग में ध्यान होगा कि जो हम एवरेज परफॉर्मेंस बताते हैं किसी एक बड़े ग्रुप की, वो रिप्रेजेंटेटिव होती है उस ग्रुप के छोटे छोटे हिस्सों की। करेक्ट? ये याद है किसी को ये वाला पॉइंट? यस मैम, आपने बताया था मैम, लेकिन साथ में ये भी ऐड किया गया था उस टाइम पर कि रूरल और अर्बन का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है रिजल्ट। करेक्ट, पड़ेगा कि उसका रूरल एक्चुअली अर्बन का मैडम भी, तो यहाँ हम उसका एमपी में वेरिएशन बहुत है। जब अपन किसी भी हाई स्कूल का या हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली कई सिटीज, जैसे अपन 80% से स्टार्ट होता है रिजल्ट सिटी वाइज, और 38% 30% तक जाता है। कई सिटीज अपन देखते हैं जब इसका एनालिसिस करते हैं रिजल्ट की सिटी वाइज, तो वहाँ बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। करेक्ट, वो भी बहुत पॉसिबल है, क्यों आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि वेरिएशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। बट अगर मैं यहाँ पे टॉपिक मेरा क्या है, मास असिस्टेंस एनालिसिस, मैं देखना चाह रही हूँ मेरे ग्रुप एक के छोटे हिस्से की परफॉर्मेंस क्या मेरे ग्रुप की पूरी जो परफॉर्मेंस है उसके मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, कि बहुत अलग है। मैं कहूँ एमपी स्टेट की परफॉर्मेंस आई 60%, फिर एक स्कूल है जिसकी परफॉर्मेंस आ जाती है 90%। ठीक है, तो क्या दो चांसेस हो सकते हैं, स्कूल के सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से जाता है, बच्चे भी बहुत शार्प हैं, जो पढ़ाते हैं तुरंत सीख लेते हैं और इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी है, एक ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मैम, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ रूरल स्कूल ऐसे भी थे एक टाइम पर, अब तो शायद नहीं है, जहाँ पर था तो रूरल बैकग्राउंड, लेकिन उनका रिजल्ट 100% रहता था, जबकि अर्बन स्कूल में 100% नहीं रहता था। रीजन बीइंग कि वहाँ पर मास असिस्टेंस पॉसिबल थी, यहाँ पर पॉसिबल नहीं थी। करेक्ट करेक्ट, मैंने अभी रूरल अर्बन का डिफरेंशिएशन ही नहीं ला रहे हैं, राइट? एज पॉसिबल तो मतलब हम लोग के कहीं पे भी हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से रूरल एरिया में भी पढ़ा रहे हैं तो वहां भी हो सकता है। बट आपका पॉइंट हम जो है मैं पहुंचाना चाह रही हूँ, आप वही पिकअप कर रहे हैं कि जो था कि वहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था कि रूरल में इतना हो रहा है, क्योंकि उनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है, उतना सपोर्ट नहीं होता है जितना एक अर्बन स्कूल के पास फैसिलिटीज और सपोर्ट होने के चांसेस हैं। तो हमें वो एक अलग से दिखेगा, बट उसके ऊपर मैं मास असिस्टेंस की पॉसिबिलिटी डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं वहां पे इस टेबल को चेक करती हूँ स्कूल की परफॉर्मेंस की, कि क्वेश्चंस में कितना वेरिएशन आ रहा है, क्या बच्चे गलत आंसर भी सेम ऑप्शन चूज करके दे रहे हैं। तो इन दो फैक्टर्स को देके हम डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे क्या मास असिस्टेंस के सपोर्ट होने की चांसेस है कि नहीं है।
आप में से कोई मुझे 2 पॉइंट सकती है। समझाएगा कि मैंने बताया कि हम क्या चेक कर रहे हैं मास रेसिस्टेंस पॉसिबिलिटी के लिए? मास रेसिस्टेंस में मींस मतलब जो डायरेक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है वो इनडायरेक्ट तो सामूहिक नकल प्रकरण ही हो सकता है। नहीं, पर मैंने 2 तरीके बताए उसको चेक करने के लिए। प्रमोद जी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे वो? जी मैम, पहला उसमें आपने ये बताया है कि अगर हमारे राइट आंसर्स में सिमिलरिटी है तो ज़्यादा चांसेस हम ज़्यादा उससे कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर रॉन्ग आंसर सबका सेम है तो उससे थोड़ा फिशी होने की स्मेल जरूर आती है। करेक्ट, हाँ। तो मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे उनको शायद कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिला हो, मतलब कोई बाहरी मदद की गई हो जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, राइट? जी तो 2 चीजें आपने यहाँ पे अगर हो क्या कि बच्चे रॉन्ग आंसर भी एक जैसे दे रहे हैं और बच्चे जो अपने ग्रुप के पार्ट से परफॉर्मेंस बहुत ही अलग हट के ला रखे हैं, राइट? तो इन दोनों को ही एक साथ ले जाकर मैं ना एक के आधार पे या दूसरे के आधार पे अकेले डिसाइड कर सकती हूँ कि कैसा उनका पूरा परफॉर्मेंस रही है और उनको मास असिस्टेंस का सपोर्ट मिला है। बट जब दोनों पॉइंट्स मेरे साथ होते हैं तो हमारे पास सिस्टम पे ये पूरा हो जाता है चेक, और हम लोग इंडिविजुअली भी फिर चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू बैठ रहा है कि नहीं। और बहुत रेयरली ऐसे केसेस होते हैं जहाँ निकले। बट अगर मैं आपको एक एक्सपीरियंस से स्टोरी बताऊं तो हम लोग ने एक स्टेट में पूरे स्टेट लेवल पे असेसमेंट किया था। वहां कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ऐसा आइडेंटिफाई हुआ था कि केसेस थे कि क्या कहते हैं मास असिस्टेंट सपोर्ट उन्हें मिला गया हो। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है, ये भी एक चीज काफी बड़ी होती है कि हम बोल रहे हैं कि आपको मास असिस्टेंट सपोर्ट है क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। हम वहां पे मौजूद नहीं थे, हमने देखा नहीं, हम अपनी मैथ्स के हिसाब से बोल रहे हैं। तो हमने बोला चलिए आगे चलते हैं, एक काम और करते हैं, रैंडमली 4 डिस्ट्रिक्ट्स को दोबारा उठाते हैं। 4 स्कूल्स ऐसे उठाते हैं जहां पर ऑलमोस्ट 80-90% हमारे पास परफॉर्मेंस आई थी। हमने बोला हमें फिर से 2 दिन का टाइम दीजिए, आप अपनी तरफ से स्टेट से बोला लोगों को भेजिए जो असेसमेंट करते वक्त, आकलन करते वक्त वहां मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि असेसमेंट कैसा जा रहा है। हमने सेम पेपर जो पहले टेस्ट किया था दोबारा से थोड़ा सा बच्चों को एक अलग कंडीशन में बैठाया जहां पे स्कूल के जगह स्टेट के लोग बैठे थे और फिर से असेसमेंट हुआ। तो परफॉर्मेंस में जिन स्कूल्स में 80 और 90% आ रहा था वो सीधे 40 to 50 हो गया। तो हमने अपना तरीका कैसे क्या किया, वैलिडेट किया कि हाँ ये ट्रू था, हमने जो स्कूल्स हाईलाइट किए थे वहां पे एग्जैक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट वो वही हुआ है कि यहाँ पे उनको पहले समय असेसमेंट करते वक्त कोई एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। सो ये एक चीज थी। और वहां पे सिर्फ हम लोग ने पेपर ही दोबारा नहीं करवाया, हम लोग ने बच्चों से क्वेश्चंस भी ओरली पूछ के टेस्ट किया था। तो आपने देखा कि ऐसा पॉसिबल होता है, आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया कि एक्सटर्नल सपोर्ट हो रहा है, और आपने ये भी देखा कि हाँ ऐसा होता है क्योंकि प्रेशर फील होता है या फिर एक्सपेक्टेंस होती है कि अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। बट अब मैं डायग्नोस्टिक कर रही हूँ, डायग्नोस्टिक में मेरे पास ऐसे खूब आपने सोचे 10 स्कूल 100 स्कूल्स का असेसमेंट कर रहे हैं और उसमें आता है 50 स्कूल्स में कुछ ऐसा हो जाता है। 50 स्कूल्स में अलग अलग क्लासरूम है, उसमें कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं। अब बताइए इस स्कूल्स को मुझे डेटा एनालिसिस में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए मैम। जी हरीश जी, क्यों नहीं लेना चाहिए? मैडम हमारा जो उद्देश्य वो खराब हो जाए, मतलब जिस उद्देश्य को लेकर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा ना फिर। हाँ, हमें तो क्या एग्जैक्ट है डाटा हमारे चाहिए। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य? हम खास करके लर्निंग गैप्स के बारे में और बच्चों की जो भी लर्निंग स्किल्स में कमी आ रही है उन सब के बारे में पता करना चाह रहे हैं। और यदि उन्हें मास असिस्टेंट मिला हुआ है, अलग से सपोर्ट मिला है, तो हमारा वो जो गोल है वो तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो हम आगे जो हमारी स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रह ही जाएगी। एकदम, हाँ। कोई और इस पे कुछ ऐड करना चाहिए, हमें ये स्कूल रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? मैम नहीं रखनी चाहिए।
ये क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब सैंपल साइज था, और फिर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब ही क्या निकलेगा जब वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा पूरे स्टेट को। जी जी प्रमोद जी, हाँ। कोई और इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा जिनको लगता है नहीं हमें स्कूल रखना चाहिए, क्यों हटा रहे हैं हम इन स्कूल्स को एनालिसिस करते वक्त, या कोई अभी भी नहीं बोलना चाहता है और कोई नया पॉइंट लेकर आते हैं कि क्यों हटा देने चाहिए, तो आप तब भी बोल सकते हैं। कोई है कुछ ऐड करने के लिए किसी के पास? मैडम यार डेटा वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसीलिए इसको रखना उचित नहीं होगा। जी पंकज जी, एकदम सही। ठीक है, आई थिंक हम सब अग्री करते हैं कि नहीं रखना चाहिए। बहुत अगर एकदम ही सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं, अगर मेरे को तकलीफ है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मैं वहां पे बैठ के बोलती हूँ नहीं मेरी तबीयत तो बढ़िया है, डॉक्टर बोलेगा ठीक है आपकी तबीयत तो बढ़िया है, आप जाइए, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे को तकलीफ थी, पर जब मेरे को डॉक्टर को दिखाने के टाइम आया, मैं डर गई, मैंने बोला मेरी तो तबीयत बढ़िया है, मेरे को सब आता है और मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसका कोई इलाज डॉक्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसे आइडेंटिफाई ही नहीं करने देना मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। वैसे ही जब हम डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, हम इम्पैक्ट असेसमेंट्स भी कर रहे हैं, तो हम बेसिकली देखना चाहते हैं बच्चे को भी कितना आता है और उसे हमारे सपोर्ट की कितनी जरूरत है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बच्चे को और अच्छे से सपोर्ट कर सकें और आगे चल के बढ़िया से पढ़ा सकें। तो इसलिए जब हम स्कोरिंग करते हैं, लो परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, जहां पे हमने अपने गलत क्वेश्चन हटा दिए, हम ऐसे स्कूल्स भी रिमूव कर देते हैं। जब मैं स्कूल बोल रही हूँ तो बेसिकली क्लासरूम। तो अगर एक स्कूल में 3 क्लासेस टेस्ट हुई हैं, 3, 4, 5, और सिर्फ 5 में ही मुझे मार्क्स असिस्टेंस मिला है, तो मैं सिर्फ क्लास 5 को हटाऊंगी, 3 और 4 को रहने दूंगी, क्योंकि स्कूल की बच्चों की गलती नहीं, जहां पे मेरा डेटा इफेक्ट होएगा। अगर एक स्कूल का डेटा आ रहा है 90%, उसकी वजह से जो मेरा डेटा भी वैसे 60% आता है, ऐसे ही 90% वाले स्कूलों की वजह से मेरा डेटा अब 75 चला गया। तो 15% में बढ़ा चढ़ा के अपने डायग्नोस कर रही हूँ कि इतना तो आता ही है बच्चों को, जबकि नहीं आता है रियलिटी में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप, जब हम लोग टेस्ट एग्जीक्यूशन की भी बात कर रहे थे कि इवैल्यूएटर्स को सिखाना है, ट्रेनिंग करनी है, उनको बताना है कि एक कंडीशन क्या होनी चाहिए क्लासरूम की असेसमेंट करते वक्त, वैसे ही जब हमारे पास फाइनली पूरा रिजल्ट आ जाता है, डेटा आ जाता है, हम ऐसे क्लासेस को अपने डेटा एनालिसिस के स्टेप्स पे हटा देते हैं और यहाँ के बाद हम फाइनल रिपोर्ट्स निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारा डेटा अब पूरी तरीके से क्लीन है।